नमस्ते, मेरा नाम अंशिका अग्रवाल है। मैं 8वीं कक्षा सेक्शन डी की छात्र हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं 29 जुलाई 2020 में हमारे भारतीय मंत्रिमंडल द्वारा एक नई शिक्षा नीति मंजूर की गई है। तो आज हम हमारी कक्षा के कुछ बच्चे इस विषय पे तर्क वितर्क करने जा रहे हैं। तो इस तर्क वितर्क में 4 बच्चे इस नई शिक्षा नीति के पक्ष में बोलेंगे और 4 बच्चे विपक्ष में। तो आइए देखते हैं। मेरा नाम है अबू यासिर तंगीर सिद्दीक। मैं क्लास 8 सेक्शन बी का छात्र हूँ। जैसा कि आपको पता है इस साल हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। इसमें से सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो हमें देखने को मिला है वो है 2020 की नई शिक्षा नीति। ये जो शिक्षा नीति है ये हमें 34 साल बाद देखने को मिली है। ये शिक्षा नीति 34 साल बाद सरकार द्वारा परिवर्तित की गई है। पहली जो शिक्षा नीति थी वो 1968, उसके बाद 1986 के बाद ये 2020 में ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, अतिथि हैं। हम सबसे एक एक करके पूछेंगे। तो इसका जो फॉर्मेट है ये जो नई शिक्षा नीति का जो फॉर्मेट है वो है 5+3+3+4 पर आधारित है। तो अभी हमारे साथ बहुत सारे अतिथि जुड़े हैं। हम सबसे एक एक करके पूछेंगे। तो पहले हम पूछेंगे अंशिका अग्रवाल, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? से ये शिक्षा नीति हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इससे बच्चों का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा और हमारे देश में रोजगार भी बढ़ेगा। इसमें कहा गया है कि 6ठी कक्षा से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा और मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि बच्चे 6ठी कक्षा से ही कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में जान पाएंगे, अतः कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी बना पाएंगे। धन्यवाद। अभी हम आते हैं गुनगुन सक्सेना, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? नमस्कार, मेरा नाम गुनगुन सक्सेना, मैं कक्षा 8 सेक्शन ए की छात्र। नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है 2020 में सरकार द्वारा, ऐसे तो सही है लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं बच्चों के लिए। नई शिक्षा नीति में यह लागू हुआ है कि बच्चों को 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। मान लो आगे चलकर कोई और बच्चा किसी और भाषा में पढ़ना चाहे तो उसे परेशानी होगी। नई शिक्षा नीति में यह भी लागू हुआ है कि बच्चों को पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। बच्चे के पास इतना भी समय नहीं रहेगा कि वो कुछ और कर सके। नई शिक्षा नीति में यह भी लागू हुआ है कि बच्चे चाहे तो अपनी पढ़ाई भी बदल सकते हैं। ऐसे तो बच्चे साइंस का कोर्स, ना ही वो साइंस का कोर्स ठीक से कर पाएंगे, ना ही आर्ट्स का, ना ही कॉमर्स का। मेरे लिए तो पुरानी शिक्षा नीति ही अच्छी थी। धन्यवाद। अभी हम आते हैं हर्षकर, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? नमस्कार, मैं हर्षकर और मैं पढ़ता हूँ कक्षा 8 में और आज मैं एक विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ये है कि नई शिक्षा नीति। तो इसमें मैं पहले बताना चाहूँगा कि मैं इसमें 2 एडवांटेजेस बताने वाला हूँ। तो चलिए फर्स्ट एडवांटेजेस से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इसमें एक लेवल है प्री प्राइमरी लेवल, तो इसमें एक मेथड भी है प्लेवे मेथड। तो इस प्लेवे मेथड में क्या होता है कि हमारे जो 5वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उन लोग का टीचिंग मेथड, मतलब जो पढ़ाई का उन लोग का जो मेथड रहता है उन लोग के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सिंपल सा अगर मैं बोलने जाऊँ तो उन लोग का जो बुक का और बैग का जो बोझ है उन लोग का थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ठीक है। और मुझे इस पॉइंट में सबसे अच्छा बात ये लगा कि इसमें अब से बच्चे लोग को मातृभाषा भी सिखाया जाएगा। मतलब क्या होता है कि हम हमारे बच्चे को बड़े से बड़े स्कूल में भेजते हैं पर वो लोग मातृभाषा वहाँ पे नहीं सीख पाते, उन लोग को मातृभाषा नहीं सिखाया जाता, वो लोग अपने मातृभाषा से जुड़े नहीं रहते। तो अब से क्या होगा कि अब से मातृभाषा भी उन लोग को सिखाया जाएगा। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा नई शिक्षा नीति का। जैसे कि मेरा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट यहाँ होता है और मैं सेकेंड एडवांटेजेस में बढ़ता हूँ। तो सेकेंड एडवांटेज मैं ये बताने चाहता हूँ कि हम जब कक्षा 10 को हम लोग जब पास करते हैं, 11 और 12 में जाते हैं तो हम लोग का वहाँ पे निकले, मतलब एक सब्जेक्ट रहते चूज़ करने के लिए। तो जैसे कि मैंने साइंस चूज़ किया और मैं साइंस को लेकर पढ़ रहा हूँ, तो मेरा साइंस का एक दूसरा वे रहेगा।
और अगर तब मैं सोशल नहीं पढ़ सकता, मतलब जैसे कि मैंने बोला साइंस का एक दूसरा वे रहता है, तब हम लोग सोशल नहीं पढ़ सकते। तो अब इससे क्या होगा कि अगर मैं साइंस पढ़ रहा हूँ तो मैं सोशल भी पढ़ सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैंने फिजिक्स लिया तो अब मैं हिस्ट्री भी पढ़ सकता हूँ। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा नई शिक्षा नीति का। तो मैंने जैसे कि बोला था मैं इसकी 2 एडवांटेजेस बताने वाला हूँ, तो मेरा 2 एडवांटेज ख़त्म होता है। तो थैंक यू। अभी हम आते हैं रेहान मसूद, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? नमस्ते, मेरा नाम रेहान मसूद है और मैं कक्षा 8 सेक्शन सी का छात्र हूँ। मेरा ये विचार है कि ये जो नई शिक्षा नीति जो हमारे सरकार द्वारा 2020 में बनाया गया है, इसमें कुछ अंक ऐसा है जो आगे चलकर शिक्षार्थी के पढ़ाई पर दबाव ला सकते हैं, जैसे कि कई अनुशासनात्मक शिक्षा, मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन। कई अनुशासनात्मक शिक्षा का अर्थ ये है कि बच्चे साइंस के साथ आर्ट्स का सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि वे बायोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छा शिक्षा नीति है, लेकिन इसमें एक समस्या आ सकती है, जैसे कि काउंसलिंग। मतलब अगर बच्चे को पता ही नहीं कि उसके लिए क्या सही है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या करना है, तो वह सही सब्जेक्ट नहीं चुन पाएंगे और बदलाव नहीं आएगा। थैंक यू। अभी हम आते हैं अनुष्का सिंह, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का सिंह है और मैं कक्षा 8 से सेक्शन डी की छात्री हूँ। मेरा इस नई शिक्षा नीति के बारे में यह विचार है कि इस नीति के आ जाने से हमारा देश बहुत उन्नति करेगा। मुझे इस नीति से यह बात बहुत अच्छी लगी कि अब कोई भी भाषा की दीवार नहीं रहेगी और कक्षा 5 तक के बच्चे अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से पढ़ पाएंगे और कक्षा 6 से बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाया जाएगा। इस नीति के आ जाने से बच्चे न कि पढ़ाई में बल्कि खेलकूद में भी आगे बढ़ पाएंगे। इस नीति में हर कॉलेजेस में संगीत, साहित्य, कला आदि भी सिखाया जाएगा और जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय है अब वो शिक्षा मंत्रालय में भी परिवर्तित होगा। धन्यवाद। अभी हम आते हैं प्रियम ज्योति। प्रियम ज्योति, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? मेरा नाम प्रियम ज्योति रॉय है और मैं कक्षा 8B से हूँ। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की है और इस नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। इस नई शिक्षा नीति को बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी है। और इसके नुकसान ये है कि इस नई शिक्षा नीति में छात्रों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि इससे छात्र नई भाषा नहीं सीख पाएंगे और उन्हें दूसरे भाषा में बात करने में दिक्कत होगी। और इस नई शिक्षा नीति में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब सेमेस्टर के आधार पर होगी और इसमें एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने में एक परीक्षा होगी और 2 सेमेस्टर के अंक को जोड़कर फाइनल मार्कशीट तैयार किया जाएगा, यानी कि छात्रों को पूरे साल पढ़ाई कराई जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर छात्रों को पूरे साल पढ़ाई, जिसके वजह से उनके पास अपने दूसरे काम जैसे खेलना, कूदना, घूमना और अलग अलग चीज़ों के लिए वक्त नहीं होगा। तो मेरा यही मानना है कि पहला शिक्षा नीति ही अच्छा था। तो मेरे हिसाब से पहले शिक्षा नीति ही अच्छा था। धन्यवाद। अभी हम आते हैं रेहान मशरूफ, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? नमस्ते, मेरा नाम रेहान मशरूफ है और मैं क्लास 8 सेक्शन बी का छात्र हूँ। तो मेरा विचार यह है कि अगर किसी कारण कोई छात्र अपना पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो उसे मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम के तहत फ़ायदा होगा। अगर आपने 1 साल पढ़ाई की है तो सर्टिफिकेट, 2 साल की है तो डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद आपको डिग्री दी जाएगी। अब बीमार या शादी हो जाने के कारण किसी को पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। सबको इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश करेंगे। उसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा
और इसके अलावा सभी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हर 5 साल में स्कूल की जांच होगी। थैंक यू। अभी हम आते हैं सलमान हुसैन, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? नमस्ते, मैं सलमान हुसैन क्लास 8 सेक्शन सी से नई शिक्षा नीति के ऊपर मेरा ये विचार है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थानीय भाषा को लागू कर दिया जाएगा, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि इसके वजह से समाज के वर्गों के बीच मतभेदों को और बढ़ाएगी, क्योंकि सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं से स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके विपरीत निजी स्कूलों के बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं से अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा। यह उन बच्चों को बढ़ावा देगा जो अंग्रेजी के साथ सहज नहीं होंगे, क्योंकि निजी स्कूलों के बच्चों की तुलना में सरकारी स्कूलों के बच्चों को अंग्रेजी विषय 7 साल बाद पढ़ाया जाएगा। मेरा दूसरा विचार यह है कि जो बच्चे के माँ बाप का रेगुलर ट्रांसफ़र होता है, उनके लिए स्थानीय भाषा बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर एक बच्चा अभी दिल्ली में है और उसका माँ बाप का ट्रांसफ़र असम में हो जाए, तो उस बच्चे को असम की स्थानीय भाषा में स्कूल की पढ़ाई करने में बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। मेरा तीसरा विचार ये है कि भारत में शिक्षकों की संख्या छात्रों से बहुत कम है, जो कि एक चिंता का विषय है। अगर स्थानीय भाषा को लागू कर दिया गया तो हमें अधिक से अधिक शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद। तो सबने अपना अपना विचार दे दिए, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।